नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 18वीं लोकसभा का चुनाव अपना आधा रास्ता तय कर चुका है। 3 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी 4th फेज की है। 7 चरणों में हो रहा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनाव भी अपना रंग बदल रहा है। चौथे चरण के चुनाव में भी कई दिग्गजों की किस्मत जनता के हाथों में है और अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पार्टियां मुद्दों की रूपरेखा भी बदल रही हैं। आज हम आपको चौथे चरण के रंग की डिटेल बताने जा रहे हैं और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव का चौका किसको मौका, देखिए। तीन चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव की गाड़ी अपना आधा रास्ता तय कर चुकी है। अब तैयारी चौथी चरण की लड़ाई की है। चुनावी चुनौती को बैलेंस करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने आरोपों के तीर छोड़ने शुरू कर दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 7 चरणों में से चौथा चरण बेहद अहम है। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही पूरे देश की तकरीबन आधी सीटों पर मतदान हो चुका है, यानी कुल 543 सीटों में से 283 पर मतदान हो चुका है और कम वोटिंग ने दोनों ही गठबंधनों को दुविधा में डाल रखा है। ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को देश के जिन राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है उनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 4 सीट, मध्य प्रदेश की 8 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, उड़ीसा की 4 सीट, तेलंगाना की 17 सीट, उत्तर प्रदेश की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट और जम्मू एंड कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। चौथे चरण के चुनाव में यूं तो 10 राज्यों में वोटिंग होगी, लेकिन इस बार बिहार और यूपी पर सबका फोकस रहने वाला है। बिहार में चौथे चरण के चुनाव में नीतीश और नरेंद्र मोदी के मंत्रियों का इम्तिहान है, तो वहीं एक सीट पर नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बेटा और बेटी चुनाव मैदान में। बिहार के चुनावी मैदान की बात करें तो बेगूसराय लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के करीबी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में। यहां गिरिराज सिंह का मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश राय से है। बेगूसराय लोकसभा सीट पर कुल मिलाकर 10 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव में बेगूसराय सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तनवीर अख्तर मैदान में और 2019 में बीजेपी के गिरिराज सिंह 4,22,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। बात उजियारपुर लोकसभा सीट की करें तो इस हाई प्रोफाइल सीट पर कुल मिलाकर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। उजियारपुर लोकसभा सीट पर गृह मंत्री अमित शाह के करीबी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मैदान में। उनका मुकाबला आरजेडी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता से है। आलोक मेहता का नाम तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में शुमार है। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प है। यहां से बिहार सरकार के 2 मंत्रियों की साख दांव पर है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहां अपनी बेटी शांभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के एक और मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने बेटे सन्नी हजारी को महागठबंधन की ओर से मैदान में उतारा है। दोनों नेताओं ने अपने बेटे और बेटी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में। इस बार उनका मुकाबला बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह ने महागठबंधन उम्मीदवार नीलम देवी को 1,67,000 मतों से हराया था। बिहार के दरभंगा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर गोपाल जी ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व मंत्री ललित यादव से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा लोकसभा सीट पर आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला था। 2019 में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को 2,67,000 मतों के अंतर से हराया था। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और यूपी की कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। बात खीरी लोकसभा सीट की करें या फिर मुलायम सिंह यादव के गढ़ इटावा की, वहीं दूसरी तरफ दोनों गठबंधन ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। ऐसे में इलेक्शन के मिडिल ओवर में कौन अपनी पकड़ बनाए रखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भाजपा ने लगातार चौथी बार चुनाव में उतारा।
पिछले 2 चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले अजय मिश्र टेनी के पास इस बार हैट्रिक का मौका। ब्राह्मण, दलित और कुर्मी बहुल इस सीट के नतीजे स्थानीय नहीं राष्ट्रीय सियासत के लिहाज से भी हैं। किसान आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में यहां जीप से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में टेनी के बेटे आशीष मिश्र आरोपी हैं। इसलिए विपक्ष टेनी की उम्मीदवारी को किसान बेल्ट में मुद्दा बना रहा। अजय मिश्र टेनी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इस बार नए चेहरे उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया। राजधानी लखनऊ से सटी उन्नाव सीट पर पिछली 2 बार से एक तरफा जीत हासिल कर रहे साक्षी महाराज तीसरी बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ 2009 में उन्नाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली अनु टंडन इस बार यहां समाजवादी पार्टी का चेहरा है। उन्नाव सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया। बात कन्नौज सीट की करें तो बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल करने वाले सुब्रत पाठक को दोबारा मौका दिया। 1998 से कन्नौज में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने इस सिलसिले को तोड़ा। इस बार खुद समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा भरकर बीजेपी को बड़ी और कड़ी चुनौती दी। कानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को दे दिया। वहीं विपक्षी गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने अपने दिग्गज चेहरे श्री प्रकाश जायसवाल की जगह आलोक मिश्रा को मौका दिया। दूसरी तरफ मायावती ने कानपुर सीट से कुलदीप भदौरिया को उम्मीदवार बनाया है। 2014 और 2019 में कानपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार बीजेपी कानपुर में हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है। मुलायम सिंह यादव का जिला कहे जाने वाले इटावा में भी मुकाबला दिलचस्प है। इटावा से मौजूदा सांसद रमाशंकर कठेरिया इस बार भी बीजेपी का चेहरा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को सीट वापस लाने और बीजेपी के हैट्रिक रोकने की जिम्मेदारी दी। 13 मई को चौथे चरण के चुनाव में हैदराबाद सीट भी शामिल है। हैदराबाद की लोकसभा सीट को ओवैसी परिवार की परंपरागत सीट माना जाता है। ऐसे में ओवैसी के खिलाफ जीत का गणित तैयार करने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ उतारा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी को टक्कर देना बीजेपी और माधवी लता के लिए आसान नहीं होगा। हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 4 दशकों से ओवैसी फैमिली का कब्जा है। 1984 में हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने ये जीत हासिल की थी। उसके बाद से लगातार 6 बार साल 1984, साल 1989, साल 1991, साल 1996, साल 1998 और साल 1999 में सांसद चुने गए। इसके बाद उनके बेटे और वर्तमान में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार से इस सीट पर सांसद चुने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 में पहली बार हैदराबाद से सांसद चुने गए। उसके बाद से साल 2009, साल 2014 और साल 2019 आम चुनाव में ओवैसी सांसद चुने गए। हर बीतते चुनाव के साथ हैदराबाद में ओवैसी का वोट बैंक भी मजबूत हुआ है। वोट प्रतिशत के लिहाज से चुनाव दर चुनाव ओवैसी की मजबूती बढ़ती रही है। साल 2004 में पहली बार ओवैसी को 38.4% वोट मिला। 2009 के चुनाव में ओवैसी का वोट प्रतिशत 42.1% हो गया। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी को 52.9 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 59% वोट मिले। यूपी, बिहार और तेलंगाना के सीटों के अलावा कुछ और लोकसभा सीटें हैं जहां बड़े नाम राजनीति के मैदान में हैं। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव मैदान में, तो वहीं झारखंड के सिंहभूम सीट से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी की कैंडिडेट है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी के टिकट पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की किस्मत दांव पर है, तो बहरामपुर सीट से टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को किस्मत आजमाने का मौका दिया है। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं, बाकी 4 चरणों में चुनाव होने बाकी। ऐसे में सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। कई रैलियां और जनसभाएं भी चल रही हैं। इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका चुनाव की शुरुआत में कहीं जिक्र तक नहीं था, लेकिन 3 चरणों के बाद इन मुद्दों ने पुराने मुद्दों को हाईजैक कर लिया। भारत के चुनावों में पाकिस्तान का जिक्र ना हो ऐसा बहुत कम ही होता है। इस चुनाव में भी पाकिस्तान फैक्टर हावी रहा। इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पड़ोसी मुल्क के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन के एक ट्वीट से हुई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर कर लिखा कि राहुल आग उगल रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं।
और अब तीसरे चरण के चुनाव के बाद पाकिस्तान मुद्दा जबरदस्त शोर मचा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं। धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। बगैर बुलाए आप चले गए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने के लिए। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। 2014 में भारत के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए, उनकी जांच आपने आईएसआई से कराई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। इसलिए आपसे राष्ट्रवाद नहीं सीखना है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए, अपने संविधान के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया और सनातन को लेकर भी विपक्ष को घेरा। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने हनुमान चालीसा का जिक्र कर विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस पर करारा अटैक किया। इतना ही नहीं, कर्नाटक में कथित तौर पर हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार के ऊपर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में हनुमान चालीसा सुनना अपराध हो गया। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी मुखर और हमलावर नजर आ रही। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा, और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है। सियासी बिसात में बयानों के बाण चल रहे हैं। हार को जीत में बदलने वाले दांव चले जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश लोकतंत्र के सबसे बड़े महासमर के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव के दंगल में शहजादे और शहंशाह की एंट्री से इलेक्शन को मिल गया है नया एंगल। जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। महंगाई से आप दब चुके हो, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद अब सियासी तापमान 7वें आसमान पर है। चुनाव का मीटर इतना हाई हो चुका है कि बयानों का मानो ऐसा तूफान आया है कि मानो हर एक नेता इस वक्त शब्दों के फायरिंग मोड में नजर आ रहा है। और 24 के इस कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने बयानों के बाण से इस चुनाव में हर दिन एक नई लकीर
नया अध्याय लिख रहे हैं। कांग्रेस के समय क्या हाल था, यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी, लव लेटर। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, राम मंदिर भी है और पाकिस्तान भी। यानी प्रधानमंत्री 2 चरण के मतदान के बाद चुनावी पिच पर खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीएम मोदी के हर बार का खुलकर जवाब दे रही है और ये वाक युद्ध आने वाले चुनावी चरणों की दिशा और दशा तय कर रही है। कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शाहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शाहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है और राजनीति की लड़ाई में साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल होना तय होता है। 2024 लोकसभा चुनाव का ये तो अभी आधा पड़ाव है, आधी जंग अभी बाकी है। ऐसे में देखिए राजनीति अभी और कितने रंग दिखाती और पार्टियां कैसे चुनावी मुद्दों के रंग बदलती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज